हेडिंग लिखिए, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। हम लोगों ने गॉस का नियम पढ़ा है। गॉस का नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से संबद्ध या परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये ना पढ़ा गया था। या इसी को हम लोग ऐसे लिखे थे, फाई इक्वल टू क्यू इंटरनल इंटू 1/ε0। यही ना था गॉस का प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स या संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब कि हम ऐसे कहें कि गॉस ने जो ये प्रमेय दिया था, ये किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए दिया था? गॉस ने यह प्रमेय किसको ज्ञात करने के लिए दिया था? वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए दिया था। और किस पृष्ठ से? तो बंद पृष्ठ से। समझे? तो इसने वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए नियम दिया, लेकिन बाद में इस नियम का अन्य जगहों पर भी उपयोग होने लगा। अब वो उपयोग कहाँ हुआ? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को ज्ञात करने के लिए। जैसे सबसे पहले जब ट्रेन बनाया गया था ना, भाप का इंजन जो सबसे पहले बनाया था जेम्स वाट ने, तो वो उस समय किसके लिए यूज होता था? सामान ढोने के लिए। जो सबसे पहले भाप का इंजन बना था, उसका यूज क्या था? पहले सामान ढोना था। उसके बाद उसको किस रूप में यूज किया जाने लगा? आदमी को ले ढोने में, यात्री को ढोने में। मैंने तो एक उसका और मान लीजिए उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? बना था सामान ढोने के लिए, यूज किसके लिए किए जाने लगा? आदमी को ढोने के लिए। तो उसी तरह ये जो फार्मूला है, इसने दिया था किसके लिए? वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए। लेकिन इसका उपयोग कहाँ कर लिया जाता है? वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए। अब वैद्युत फ्लक्स जहाँ होगा तहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? देखिए, वैद्युत फ्लक्स कहाँ होता है? जहाँ पर आवेश होता है। जहाँ पर आवेश होता है तो आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं ना। आइए, वैद्युत बल रेखाएं किसी स्पेशल पृष्ठ से होकर अगर पास करें तो इस बल रेखाओं की जो माप है, उसी माप को हम ना फ्लक्स बोलते हैं। और वैद्युत फ्लक्स का जो डेफिनेशन था, डेफिनेशन में जो हमने फार्मूला पढ़ा था फाई ई का, वो था वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो यदि हम किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को गॉस के नियम से ज्ञात करें, चाहे परिभाषा से ज्ञात करें, आएगा तो बराबर ही। ये जो स्टैंड दिख रहा है, इस स्टैंड को हम किसी भी स्केल से नापें, फीता जो होता है ना कपड़ा नापने वाला, उससे नापे, या जो प्लास्टिक का आता है उससे नापे, किसी से भी नापे लंबाई, तो इसका बराबर रहेगा। उसी तरह हम किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स है, उस फ्लक्स को गॉस के प्रमेय से निकालें या डेफिनेशन वाले से निकालें, रिजल्ट तो सेम आएगा। इसका मतलब फाई ई के बदले में हम क्या रख सकते हैं? वेक्टर ई डॉट डी ए रख सकते हैं ना। और यहाँ से अलग अलग जो आपका बंद पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ के अनुसार ये एरिया अलग अलग होगा। एरिया को क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे, तो कौन निकल जाएगा? ई निकल जाएगा ना। और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। और जहाँ फ्लक्स है तहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स आवेश के कारण होता है और आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र भी होता है। तो जहाँ फ्लक्स होगा तहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके क्या निकालने वाले हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो सबसे पहला हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो होगा आवेशित गोलीय चालक के कारण। आवेशित गोलीय चालक या गोलीय कोष कह सकते हैं, गोलीय कोष सबसे बढ़िया रहेगा। आवेशित गोलीय कोष। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हेडिंग होगा इसमें आवेशित गोलीय कोष दिया है, किताब में देखेंगे क्या दिया है। आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, कोई गोलीय कोष है, गोलीय कोष छोटा सा गोला होगा और खोखला गोला होगा। तो गोलीय कोष है,
उस गोलीय कोष के कारण हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोलीय कोष के कारण ध्यान दीजिएगा, आवेशित गोलीय कोष है, मतलब ऑलरेडी इसको क्या दिया गया है, आवेश दिया गया है। तो जब आवेश होगा तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र भी तो काम करेगा, वही वैद्युत क्षेत्र हमको निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर हम 3 कंडीशन में निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र गोलीय कोष के कारण कितने कंडीशन में निकाला जाता है, 3 कंडीशन में। एक गोलीय कोष के बाहर, एक गोलीय कोष है इसके बाहर हम निकालेंगे, एक निकाला जाता है इसके पृष्ठ पर, कहाँ निकालते हैं जी, पृष्ठ पर, एक इसके पृष्ठ पर ही निकालेंगे, और दूसरा निकालेंगे, तीसरा गोलीय कोष के अंदर। और ये तीनों हम लोग आज कवर कर लेंगे, तो ध्यान से एकदम समझना है। क्या हेडिंग क्या दिया हुआ है, देखो उसमें दिया होगा। तो गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर और गोलीय कोष के अंदर। तो हम सबसे पहले कहाँ ज्ञात करते हैं, गोलीय कोष के बाहर। तो गोलीय कोष के बाहर हम ज्ञात कर रहे हैं। तो एक चित्र हम यहाँ पर बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। माना R त्रिज्या का, ध्यान देना, माना R त्रिज्या का ये कैपिटल R है, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिसको एक समान आवेश Q द्वारा आवेशित किया गया है। गोलीय कोष है और एक समान आवेश कितना दिया गया है, Q। और चूंकि चालक गोलीय कोष है तो चालक की विशेषता होती है ना, चालक में जानते हैं ना कौन कौन आता है, जितनी धातुएं होती है सब क्या होती हैं, चालक होती है। तो जब चालक को आवेशित किया जाता है तो उसकी विशेषता होती है कि आप किसी भी चालक पर जब आवेश देंगे तो वह आवेश एक समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है पृष्ठ पर, एक ही जगह नहीं इकट्ठा होता है, चारों तरफ क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो ये हम क्या, हमारे पास क्या है, एक स्मॉल कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिस पर हम कितना आवेश दिए हैं, Q आवेश दिए हैं, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो गया है, वितरित हो गया है। अब ये जो आपका गोलीय कोष है, इस गोलीय कोष से स्मॉल r दूरी पर, कितना दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर बाहर एक बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर बाहर एक बिंदु क्या है, और इसी बिंदु P पर हमको इस गोलीय चालक जो है आपका, इसी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब याद कीजिए, जो हम लोग पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे वहाँ पर एक पर्टिकुलर आवेश के कारण r दूरी पर निकाला गया था, देख रहे हैं, वहाँ पर एक आवेश था, और यहाँ पर तो पूरा एकदम एक गोला है कि नहीं। तो क्या उस नियम को डायरेक्ट हम यहाँ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉस का नियम लगता है। जब विषम परिस्थिति आती है तब किसका नियम लगता है, गॉस का नियम लगता है। तो इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, देखिए ये हम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम कहाँ निकाल रहे हैं, हाँ गोलीय कोष के हम कहाँ निकाल रहे हैं, हम बाहर निकाल रहे हैं, गोलीय कोष के बाहर, ये ध्यान देना है। तो हमारे पास क्या है, कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जो कि चालक है, इस पर एक समान आवेश क्या दिया गया है, Q, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो गया है, वितरित हो गया है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर जो कि बाहर है एक बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु P पर इस पूरे के कारण हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो बताइए, केंद्र से हम कहें कि स्मॉल r दूरी पर बाहर है तो कोई ज़रूरी होगा कि यहीं होगा, इधर भी तो हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना, लेकिन स्मॉल r दूरी पर रखना है। इसका मतलब कि जितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से r दूरी पर होगा उतना ही यहाँ से भी r दूरी पर होगा, उतना ही यहाँ से होगा। तो हमको जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है उस बिंदु पर से हम एक गासियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या खींचते हैं, गासियन पृष्ठ। और जो हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो इस गासियन पृष्ठ पर सब जगह क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हर जगह दूरी कितना है, बराबर है, और वो कितना है, स्मॉल r है। तो हम r त्रिज्या का हम क्या खींच दिए, एक गासियन पृष्ठ, यहाँ नाम दे देते हैं, समय छोटी मंत्र है जी, गासियन, कहाँ देख रहे हो कि नहीं मिल रहा है, चित्र छोड़ो ना, हेडिंग मिल रहा है, क्या देख रहे हो तुम, एक समान अनंत लंबाई का देख रहे हो, दिमाग नहीं काम कर रहा तुम्हारा, देखो इधर,
एक समानावेशित गोलीय कोश है, क्या है? थोड़ा पन्ना पलट के देख लिया करो। तो ये क्या है? गासियन पृष्ठ है। गासियन पृष्ठ क्यों खींच रहे हैं? जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है उसी पृष्ठ पर क्या करते हैं? गासियन पृष्ठ खींचते हैं। तो गासियन पृष्ठ तो क्लियर हुआ। अब गासियन पृष्ठ पर हर जगह यहाँ से दूरी कितना होगा? r होगा। तो इसी गासियन पृष्ठ पर हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा, ध्यान देना, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे। छोटा सा क्या ले लेंगे? क्षेत्रफल अवयव, जिसका नाम रहेगा dA। क्या नाम रहेगा? और जब क्षेत्रफल अवयव dA लेंगे तो क्षेत्रफल सदिश भी लेना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल सदिश ठीक इसके कैसा होता है? लंबवत होता है, ठीक है। और ये धन आवेश है, और धन आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं वो बाहर की तरफ में जाता है। तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जाएंगी? तो ये भी इधर ही होगा। समझ रहे हैं? मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों कहाँ होगा? एक ही तरफ होगा। कल भी ऐसा किया गया था। तो अब बताइए E और DA के बीच में कोण कितना हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हम क्या निकाल रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? गोलीय कोश के कारण। आइए चालक है, ये ध्यान देना। कैसा है ये? चालक है। तो हमारे पास एक कैपिटल R त्रिज्या का चालक गोलीय कोश है जिस पर कितना आवेश दिया गया है? जो एक समान रूप से पृष्ठ पर वितरित हो गया है, ठीक। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसका उपयोग करके? गास के नियम का। तो यहाँ पर हम तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि एक ऐसा पृष्ठ खींचते हैं जो इस दिए गए बिंदु से होकर जाए, क्योंकि जितना दूरी पर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उतना यहाँ भी तो हो सकता है। अब r कोई जरूरी थोड़ी है कि हम यही लेंगे, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। इसीलिए हम एक ही बार पूरे का निकालेंगे, ठीक है। तो पूरे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमारा गासियन पृष्ठ खींचा गया है इस पर छोटा सा एक क्षेत्रफल ले लेते हैं। वो कौन क्षेत्रफल है? dA। और क्षेत्रफल के लंबवत एक क्षेत्रफल सदिश ले लिया गया है। कौन? dA, वेक्टर dA। और चूंकि धन आवेश है तो धन आवेश में वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जाती हैं? बाहर की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ हो जाएगी? बाहर की तरफ। अब इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? इतना, ठीक है ना। अब हम यह ज्ञात करते हैं कि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा, परिभाषा के अनुसार क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए कितना होगा? छोटा सा ले लें। अब छोटा सा है तो छोटा ही ना लिया जाएगा। d फाई ई कितना हो जाएगा जी? d फाई ई ले लिए चाहे फाई ई ले लीजिए, बात समझ रहे हैं? d फाई ई लिया जाए या फाई ई लिया जाए? फाई ई लेते हैं। फाई ई कितना होगा? आए जल्दी बोलिए। Q E होगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, और फाई E इक्वल टू E dA cos थीटा। थीटा तो 0 है तो फाई E हो जाएगा E इंटू dA, समझे? E इंटू dA। इसको समीकरण कितना बना देते हैं? 1। इसको समीकरण 1 बना देते हैं, या इसको छोटा ही ले लेते हैं जी, d फाई E। चूंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है तो वैद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा? सूक्ष्म ही होगा। अब यहाँ पर हम जब सूक्ष्म निकल गया तो हम संपूर्ण निकाल सकते हैं यहाँ से। आए तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो कितना है? वो तो आपका d फाई E है। तो अगर हम कहें कि तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए, संपूर्ण पृष्ठ से, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन न करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर
नहीं दिखाई दे रहा है? अब कहाँ बनाए? लिखेंगे कि यदि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना मान लें? फाई ई, छोटा है तो छोटा ना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो तो फाई ई इक्वल टू, याद है, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डी ए, सिंपल हो गया। ई डी ए यहीं से निकाल दिया हम लोग। अब फाई ई इक्वल टू, ई तो कांस्टेंट है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तो जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर, हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो ई तो निकल गया बाहर, कौन बचा? डी ए बच गया। अब फाई ई इक्वल टू ई, ये बताइए कि जब ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, जब इसको आप खींच के बढ़ाने लगेंगे तो क्या पूरे गासियन पृष्ठ को कवर नहीं कर लेगा? मतलब पूरे गोले को ना कवर कर लेगा। मतलब कि जो क्षेत्रफल होगा वो बढ़ते बढ़ते संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई। इसका मतलब कि ये डी ए बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण बना दीजिए, समीकरण 2। मतलब कि हम डेफिनेशन वाला फार्मूला लगा करके, ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन वाला फार्मूला लगा के इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिए। लेकिन यही काम अगर हम गॉस के प्रमेय से करते, परंतु गॉस के प्रमेय से, थोड़ा सा पीछे से खड़ा हो जाएंगे, परंतु गॉस के प्रमेय से, यहाँ पर लिख देते हैं गासियन पृष्ठ। परंतु गॉस के प्रमेय से क्या होगा? गॉस के प्रमेय से होगा फाई ई इक्वल टू क्यू बटा, अगर यही काम हम गॉस के प्रमेय से करते तो हम इसको कितना आवेश दिए हैं? तो इस पृष्ठ से कुल घिरा हुआ आवेश कितना है? Q। तो गॉस का प्रमेय तो यह कहता है ना कि किसी पृष्ठ से, यह देखिए यह पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का, कुल आवेश हो गया, उसका कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है ना। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। तो हम इस पूरे पृष्ठ का गॉस के नियम से निकाले हैं तो यह आया है, और डेफिनेशन से निकाले हैं तो यह आया है। इसको समीकरण कितना बना देते हैं? समीकरण 2 और 3 से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है क्योंकि दोनों एक ही पृष्ठ के लिए है। तो समीकरण 2 तथा 3 से दोनों को क्या कर देंगे? बराबर। यहाँ लिख दें, उसमें आ रहा है कि नहीं जीतना। तो समीकरण 2 तथा दोनों को बराबर कर दिया जाए। इसका राइट हैंड ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बटा, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर तो नीचे आएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, आर स्क्वायर आ जाएगा। इसी को थोड़ा व्यवस्थित कर देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक जगह, और क्यू बटा आर स्क्वायर एक जगह। आई बात समझ में? तो ये निकल गया किसके कारण? आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की। और कहाँ निकला है? ये पृष्ठ के बाहर है। कितना दूरी पर है? आर दूरी पर। ये दूरी आर कहाँ से लिया गया है? जिस गोलीय कोश के कारण तीव्रता निकाल रहे हैं ना, उसके केंद्र से आर दूरी पर। ये लाइन समझ में आया है? इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? छोड़ दें कि लिखवा दें? लिखवा दें।
अच्छा HD में करते ना तो चलिए खींच के डाल देना वो। देखिए अब हम कहाँ निकालते हैं, इसके पृष्ठ पर। तो दूसरा आप हेडिंग लिखिएगा, गोलीय कोष के पृष्ठ पर। गोलीय कोष के, हम पृष्ठ पर केवल लिखे हैं, लेकिन तुम लोग कितना कहाँ लिखोगे, गोलीय कोष के पृष्ठ पर। तो गोलीय कोष के पृष्ठ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पृष्ठ के बाहर कितना निकाला है, r दूरी पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा। अगर ये जो बिंदु P है, ध्यान से देखो, अगर वो पृष्ठ पर आ जाए, पृष्ठ पर, तब तो जो स्मॉल r होगा वो तो घट के कितना आ जाएगा, कैपिटल R के बराबर नहीं होगा। नहीं समझे अभी। मान लीजिए कि जो बिंदु हम P बाहर लिए हैं ना, वो बाहर नहीं ले रहे हैं, वो इस पृष्ठ पर ही ले रहे हैं, पृष्ठ पर। तो हम स्मॉल r दूरी पर ना बिंदु ले रहे हैं, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, तब तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया। अब हम एक गासियन पृष्ठ खींचते हैं जो उस बिंदु से होकर जाता है, तो गासियन पृष्ठ भी खींचेंगे तो इसी पर आ जाएगा गासियन पृष्ठ, आएगा ना। कुल मिला के सारा प्रोसेस एकदम सेम होगा, बस अंतर यही होगा कि स्मॉल r के बदले में क्या आ जाएगा, कैपिटल R। तो अब इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे कि जब पृष्ठ पर निकालेंगे तो लिख देंगे इस स्थिति में, क्या लिखेंगे, माने किस स्थिति में, जब वैद्युत क्षेत्र हम कहाँ निकाल रहे हैं, गोलीय पृष्ठ पर, तो इस स्थिति में जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा। तो नया फार्मूला कुछ नहीं देखना है, बस स्मॉल r के बदले में उसी में क्या रख देना है, कैपिटल R। अतः पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा, कोई दिक्कत इसमें, सेम चीज होगा, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति, ये समझ में आया है ना। अच्छा ये बताइए, सब चीज़ तो ठीक चलता, हम जब यह चीज़ निकालते EDA, तो इस बड़े पृष्ठ का ना क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ा था DA के बदले में, वही ना आया था 4 पाई r²। तो जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल और लेना पड़ेगा, और इसका जब प्रसार करेंगे तो इसी गोले के एरिया को कवर करेगा। तो इस गोले के एरिया को कवर करेगा, तो इस गोले की त्रिज्या कितना है, कैपिटल R। तो जहाँ स्मॉल r है तहाँ पर क्या आ रहा है, बाकी तो कुछ बदल नहीं रहा है। तो इसीलिए इतना नहीं करके सीधे फार्मूला में क्या रख देते हैं, स्मॉल r के बदले में ये हम लोग का निकल जाता है। इतना क्लियर है। अब हम तीसरा इसका कंडीशन देखते हैं, गोलीय कोष के भीतर ना, ये तो गोलीय कोष के पृष्ठ पर हुआ, अब कहाँ देख लेते हैं, गोलीय कोष के भीतर। सबको मिटा देते हैं, ध्यान से देखिए, एक गोलीय कोष के पृष्ठ पर। अब देखते हैं गोलीय कोष के भीतर या अंदर, गोलीय कोष के भीतर। तो गोलीय कोष पहले ले लेते हैं। तो ये हमारा एक गोलीय कोष है, ये एक गोलीय कोष है, और इस पर एक समान रूप से धन आवेश क्या है, वितरित है। इस गोलीय कोष की जो त्रिज्या है वो आपका कैपिटल R है, जैसा कि मानते चले आ रहे हैं। लेकिन अब हमको जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वो गोलीय कोष के कहाँ निकालना है, अंदर। तो हम यह मान लेते हैं कि इसके जो केंद्र है, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। अब यहाँ देखिएगा तो r जो है ना बड़ा हो जाएगा, किससे, स्मॉल r से। r बड़ा है ना, स्मॉल r क्या है, छोटा है, तभी तो अंदर रहेगा। तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसी से होकर जाने वाला एक गासियन पृष्ठ खींचेंगे ना, और इस पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या ले लेंगे, DA, और परिभाषा का नियम लगाएंगे। लेकिन वही परिभाषा के हिसाब से अगर यहाँ पर ध्यान देना, परिभाषा के हिसाब से अगर यहाँ पर हम कहें कि इसका क्षेत्रफल अवयव DA है, तो क्षेत्रफल सदिश तो DA हो जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र भी कहाँ रहेगा,
तो थीटा यहाँ पर क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा ना। तो परिभाषा से अगर आप निकालें, परिभाषा से, तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई ई, वो तो हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, या ऐसे कह सकते हैं कि ई डी ए कॉस थीटा, समझे। आ थीटा क्या है 0, तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई। डी फाई ई कितना हो जाएगा बताइए तो, ई डी ए। अरे इसी का ना समाकलन करेंगे तो ई कहाँ निकलेगा, और डी ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, वही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये पृष्ठ आखिर कितना एरिया कवर करेगा, यही ना इतना एरिया कवर करेगा, तो उसका त्रिज्या तो आर है, तो ई इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 समझ लीजिए यहाँ पर, समझे। और अगर हम कहें कि गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू इंटरनल बटे एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज बताइए, इस पृष्ठ के अंदर जो गासियन पृष्ठ खींचे हैं, इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, सोच के बताना। इस पृष्ठ, अरे भाई आवेश आपका यहाँ है, ये ना आपका गोलीय कोष है, आवेश तो गोलीय कोष पर है, लेकिन हम जो पृष्ठ गासियन पृष्ठ खींचे हैं उस पृष्ठ से कितना आवेश गिर रहा है, एक भी नहीं गिर रहा है, कोई आवेश नहीं गिर रहा है। नहीं गिर रहा है तो क्या है 0, तो फाई ई कितना हो गया 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, मतलब फाई ई क्या हो गया, समझ में आया कुछ। ये बताइए, जब बंद पृष्ठ से आवेश घिरेगा तभी तो फ्लक्स निकालेंगे। हम लोग गास के प्रमेय में क्या पढ़े हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इस पृष्ठ से कहाँ कोई आवेश गिर रहा है, सारा आवेश तो इसके बाहर है, तो आवेश है ही नहीं है, तो क्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब फाई क्या हो गया। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो जो ई 4 पाई आर स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ई को निकालेंगे तो चल जाएगा नीचे, ई कितना हो गया, मतलब कि गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो एक लाइन में इस चीज को याद रखिए, एक लाइन में, कि गोलीय कोष के भीतर जब हम बंद पृष्ठ ले रहे हैं गासियन पृष्ठ, तो उसमें कोई आवेश ही नहीं है, और जहाँ पर आवेश ही नहीं होगा वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आएगी कहाँ से। जब आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र होगा, अब वैद्युत क्षेत्र होगा तो तीव्रता भी होगा, तो अंदर नहीं है इसीलिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या आ गई 0। तो ये तो क्लियर है एकदम। आइए, पहले जैसा ही है, नया कुछ भी नहीं है, बस अंतर यह है कि उसमें Q कुछ था, यहाँ पर Q क्या है 0 है, समझ में आ रहा है।